मनोरमा के पिता घनश्याम जी ने जो मकान बनवाया था वो काफी लंबा चौड़ा और शानदार था। लोग उसकी कीमत 1 करोड़ के आसपास आंकते थे, पर घनश्याम जी उसकी लागत सिर्फ 24 लाख ही बताते थे। मकान के अलावा बैंक में जमा धन था। गृहस्थी का हर आधुनिक सामान उनके घर में मौजूद था। घनश्याम जी राजकीय सेवा में थे और एक विभाग में निरीक्षक थे। ऊपरी आमदनी का तो पता नहीं, पर उनके पास जो भी कुछ साधन थे उन सबको मात्र वेतन से वो एकत्र नहीं कर सकते थे। वो कहा भी करते थे कि नौकरी तो उन्होंने शौक के लिए की है। गांव में उनके पास काफी कृषि भूमि है, बाग हैं और शानदार हवेली है। उसी की आमदनी से आज वो इतने संपन्न हैं। किसी को इतनी फुर्सत न थी कि इतने दूर गांव जाकर अपना खर्चा करके घनश्याम जी की जायदाद का पता लगाए। इसकी ज़रूरत भी क्या थी। इस कारण घनश्याम जी की बात सबको सच भी माननी पड़ती थी। मनोरमा उनकी एकमात्र बेटी थी। उनके 2 बेटे भी थे। मनोरमा तो किसी प्रकार ग्रेजुएट हो गई थी, पर बेटों ने शिक्षा की अधिक ज़रूरत महसूस नहीं की थी। ज़रूरत भी क्या थी, जब पिता के पास ढेर सारा धन हो, जायदाद हो, तो पढ़ाई का सरदर्द कौन मोल लेना चाहेगा। दोनों बेटे भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजर बसर करना चाहते थे। मनोरमा का नाक नक्शा अच्छा था, उसकी बोली भी अच्छी थी। केवल उसमें कमी थी तो ये कि उसका रंग गहरा सांवला था। आर्थिक रूप से कमी न होने के कारण उसने घर का कामकाज सीखने की ज़रूरत नहीं समझी थी, क्योंकि घर में नौकर ही सारा काम संभालते थे। मनोरमा की माँ चारुलता तो बेटी के ब्याह के लिए घनश्याम जी को तभी से कोसने लगी थी जब उसने 18वें में कदम रखा था। ऐसा नहीं था कि घनश्याम जी को चिंता नहीं थी, लेकिन वो जैसा चाहते थे वैसा वर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। जिसका भी पता लगता वो उनकी शर्तों पर खरा नहीं उतरता था। घनश्याम जी चाहते थे कि लड़का भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो, उच्च ब्राह्मण कुल का हो, गोश्त, प्याज, लहसुन आदि ना खाता हो, शराब ना छूता हो, शानदार व्यक्तित्व का मालिक हो। ऐसे दामाद की कीमत वो 15 लाख स्वयं लगा चुके थे। 18 लाख तक भी जा चुके थे। जहां उनको ऐसे लड़के का पता लगता तो दौड़े चले जाते, प्रतीक्षा सूची में लग जाते। पर अभी तक ऐसा हुआ था कि इस तरह के लड़कों को 30 लाख और 40.5 लाख वाले उड़ाकर ले जाते थे। घनश्याम जी भी धुन के पक्के थे। उनकी मन का लड़का हाथ से निकल जाता तो दूसरे के पीछे पड़ जाते, और तब तक पीछे पड़े रहते जब तक उसे भी ऊंची कीमत वाले छीनकर ना ले जाएं। मनोरमा के पास करने का कोई काम नहीं था। माँ ने भी कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं समझी। वो खूब खाती, खूब सोती और जागते समय किताबें पढ़ती। मुसीबत घर के बड़े बूढ़ों की होती है, और ऐसी कन्या के विवाह में कठिनाइयाँ भी बहुत होती हैं। जिसका बाप अपने को बहुत बड़ा और कुलीन समझता हो, पिता की जिद ने मनोरमा को 28 वर्ष की उम्र में ला दिया था। उम्र के कारण कठिनाइयाँ बढ़ती ही जा रही थीं। स्थिति तो ये आ गई थी कि लोग घनश्याम जी को देखकर कुटिलता से मुस्कुरा पड़ते। आखिर कह ही डालते, कायदे से इन्हें कोई मिनिस्टर तलाशना चाहिए जिसके आगे पीछे प्रशासनिक सेवा वाले दुम हिलाते हैं। घनश्याम जी के कानों में भी ये बातें गईं, लेकिन कोई असर न हुआ। उन्होंने भी उत्तर दे दिया, मंत्री अस्थायी होते हैं और प्रशासनिक सेवा वाले स्थायी होते हैं। नौकरी एक बार लग गई तो फिर रिटायरमेंट तक फुर्सत। घनश्याम जी के साले सुदर्शन जी ने सुझाया, जीजा जी, हो सकता है कि लड़का अभी शराब ना पीता हो, गोश्त ना खाता हो, सिगरेट ना पीता हो, पर शादी के बाद ये सब करने लगे तो आप क्या कर लेंगे। घनश्याम जी ने कोई उत्तर ना दिया। उनके कानों पर जू भी ना रेंगी। वो अपनी शर्तों से तिल भर भी अलग होने को तैयार नहीं थे। प्रोफेसर रामकिशोर मिश्र का पुत्र भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुन लिया गया। घनश्याम जी ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लड़के राकेश ने 2 टूक उत्तर दे दिया, एक मामूली इंस्पेक्टर की बेटी से विवाह, क्या हमारे स्तर के लोग देश में खत्म हो गए हैं पापा। घनश्याम जी ने उत्तर सुना। उत्तर क्या था, वो तो उनके लिए जहर का घूंट था। उन्हें पीना ही पड़ गया, पर वो अपने उद्देश्य पर कायम रहे। ऊब कर मनोरमा की माँ ने भी कह डाला, अच्छे परिवार का ऐसा स्वस्थ लड़का देखिए जिससे दोनों की जोड़ी अच्छी लगे। इतना और ध्यान रखिए कि काम काज से लगा हो। घनश्याम जी झिड़क देते, तुम्हें तो अकल ही नहीं आ सकती। जब अपने पास सब कुछ है तो एकलौती बेटी के लिए लड़का भी उच्च पद वाला ही ढूंढना है। पत्नी से जवाब मिला, तुम्हारी सनक के कारण लड़की बूढ़ी हुई जा रही है। उसकी चचेरी और ममेरी बहनें 2-2 बच्चों की माँ बन गई हैं। जब खेत ही सूख गया तो वर्षा का क्या फायदा। इस कटु सत्य का कोई उत्तर देने की जगह घनश्याम जी उसे टाल ही जाना उचित समझते थे। अपनी शर्तों के आगे उन्हें कोई बात से फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि लड़के न थे, उच्च कुल वाले भी थे, अच्छे पदों पर भी थे,
पूर्ण शाकाहारी भी थे, स्वस्थ और सुंदर भी थे, परंतु घनश्याम जी की सनक भारतीय प्रशासनिक सेवा वाले ही की थी। दिवाकर जी को रामायण याद थी। वो जो कोई बात कहते थे उसमें एक चौपाई जरूर जोड़ देते थे, पर वह भी एक दिन बोल ही पड़े, लिखा न विधि वैदे ही विवाह। प्रशासनिक सेवा का शुभ धन न टूटेगा और न विवाहु। इसका मतलब प्रशासनिक सेवा का शुभ धनु न टूटेगा और न ही घनश्याम जी भाई की पुत्री का ब्याह होगा। दिवाकर जी की पत्नी हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली, अब मनोरमा का ब्याह क्या होगा? उसका तो 32वां वर्ष खत्म हो रहा है, अब उसको कुंवारा वर्ष शायद ही मिले, विधुर या तलाकशुदा ही मिल सकता है। मनोरमा भी ऊब सी गई थी। एक दिन अपनी सहेली शिल्पा से यो कह ही गई, पिताजी की सनक भी खूब है, जिद में पड़े हैं। क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा वालों को छोड़कर और अच्छे लड़के नहीं मिल सकते समाज में? अच्छा हुआ कि नानी जी ने ऐसा नहीं सोचा, नहीं तो माँ अभी तक कुंवारी ही होती या कुंवारी ही मर चुकी होती। वैसे हर लड़की चाहती है कि उसका पति कमाने वाला हो, पर कमाई से भी बढ़कर वो अच्छे स्वभाव का स्वस्थ पुरुष पसंद करती है। जिसके पास 2 हाथ हैं वो कमाई तो कर ही लेता है। घनश्याम जी अब अजीब स्थिति में आ गए थे। वो जिसे पसंद करते उसे वो और उनका परिवार पसंद ना आता। कभी कुछ बात बनती भी तो बेटी की उम्र और सांवलापन आड़े आ जाता। उनके बेटों को तो अपनी मस्ती से मतलब था। पत्नी तो रोज रोज ही भुनभुनाया करती थी। बेटी की शादी की चिंता उसे अंदर से खाए जा रही थी। रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी जिक्र करना छोड़ दिया था। घनश्याम जी मूर्ख नहीं थे, पर उनकी सनक ने उन्हें मूर्खता की हद तक पहुंचा दिया था। उनकी सनक इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि बेटी के मन में कुंठाएं पनप चुकी हैं और शरीर की कोमलता जठरता में बदल चुकी है। किसी विवाह या अन्य समारोह में जाने पर वो अलग थलग पड़ जाती थी। लोग कहते कुछ न थे, पर उनकी निगाहें उसमें एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर देती थीं। यही सनसनाहट एक अजीब सी ग्रंथि को जन्म दे चुकी थी। किसी समारोह में एक बूढ़ी काकी ने मनोरमा को बिना सुहाग चिन्हों के देखा तो दुखी होकर उसकी मामी से कह ही डाला कि क्या ये जवानी में विधवा हो गई। मामी ने उनका मुंह पकड़ा, ताई जी अभी तो इसका विवाह ही नहीं हुआ है। इसके पिताजी इसके लिए काफी दिनों से अच्छा लड़का तलाश रहे हैं। बूढ़ी काकी का पोपला मुंह और बिगड़ गया। कुछ तो प्रकृति ने पहले से ही बिगाड़ दिया था। इसका बाप तो पूरा मूर्ख लगता है। गरीब से गरीब लड़की का ब्याह हो जाता है। अगर इसके बाप के पास कुछ नहीं है तो भी एक जोड़ी कपड़े में ही किसी को कन्या का दान कर देता। बेचारी कुंवारी विधवा बनकर तो ना घूमती। मामी ने राज उजागर कर दिया। इसके पिताजी गरीब नहीं हैं बल्कि करोड़पति आदमी हैं। पैसा जब अधिक हो जाता है तो दिमाग को खराब कर देता है और आदमी औकात से बढ़कर सोचने लगता है। इसके पिताजी अगर औकात से बढ़कर ना सोचते तो आज से सालों पहले ही इसका विवाह हो जाता और अब तक तो बाल बच्चों वाली हो गई होती। बूढ़ी काकी ने आगे कहना चाहा तो मनोरमा की मामी ने उन्हें रोक दिया। रहने दो ताई जी, अगर किसी के कान में भनक पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। बात आई गई तो हो गई, पर कोई ऐसी वैसी बात मुंह से निकल जाए तो उसे फैलने में देर भी नहीं लगती। कुंवारी विधवा की बात सुनकर घनश्याम जी खूब बड़बड़ाए। कहने वाली को तो बहुत उल्टी सीधी सुनाई, पर वो उनके सामने ना थी। लेकिन उनकी सनक पर इतना असर जरूर पड़ा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की शर्त को उन्होंने प्रांतीय प्रशासनिक सेवा में बदल दिया। बाकी शर्तें पहले की ही तरह थीं। मनोरमा की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई उसके मन में अपने पिता घनश्याम जी की जिद और समाज के तानों का बोझ भी उफान खाने लगा। अब वो आत्मनिर्भर बनने का रास्ता ढूंढने लगी। उसने सोच लिया कि अब विवाह हो या ना हो अपने दम पर जरूर कुछ न कुछ करेगी ताकि उसे इन यंत्रणाओं से निजात मिले और वो खुद को साबित कर सके। एक दिन मनोरमा ने एक स्थानीय कॉलेज में कार्यशाला में भाग लिया जहां उसने महिला उद्यमिता के बारे में सुना। उसे ये विचार भा गया कि क्यों ना वो भी एक उद्यमी बने और अपने प्रयासों से एक सफल व्यवसाय स्थापित करे। उसके पिता तो संपन्नता के पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन मनोरमा ने अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाने का निर्णय लिया। मनोरमा ने अपनी हॉबी को एक व्यावसायिक अवसर में बदल दिया। कढ़ाई करना उसे बचपन से ही पसंद था। उसने कढ़ाई और हैंडीक्राफ्ट्स में अपना कौशल का इस्तेमाल किया और अपने छोटे से बिजनेस की शुरुआत की। समय के साथ उसका व्यवसाय अप्रत्याशित रूप से सफल होने लगा। उसने अपनी कला को न केवल स्थानीय बाजार में परिचित करवाया बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपने उत्पाद को बेचने लगी। जब घनश्याम जी ने अपनी बेटी को इस बदलाव में देखा तो उनका चेहरा गर्व से भर गया। पहले वो सोचते थे कि उनकी बेटी के लिए उच्च श्रेणी के दामाद की तलाश करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अब उन्हें ये समझ में आ रहा था कि मेहनत और आत्मनिर्भरता में भी एक अलग ही सुकून है और सम्मान है। एक संबंधी ने मनोरमा के बिजनेस के बारे में सुना और उसकी शर्तों के बिना एक साधारण लेकिन मेहनती लड़के के लिए रिश्ते का प्रस्ताव रखा। इस बार मनोरमा ने अपने पिता से कहा,
पिताजी, मुझे अपने लिए एक साथी चाहिए जो मेरी सोच और मेरे सपनों का सम्मान करे। अगर वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घनश्याम जी ने इस बार अपनी बेटी के फैसले को सम्मान दिया और लड़के से मिलने गए। लड़का मनोरमा के शानदार बिजनेस को जानकर उसकी सराहना करने लगा। आखिरकार मनोरमा ने उस साधारण से लड़के से शादी की जो उसके सपनों को समझता था। उनकी शादी एक सुंदर समारोह में हुई जिसमें परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए। घनश्याम जी ने देखा कि उनकी बेटी का प्रेरणा, आत्मविश्वास और उद्यमिता ने न केवल उसे सफल बनाया बल्कि वो अपनी जिंदगी के जरूरी फैसलों को लेने के लिए भी परिपक्व हो चुकी थी। मनोरमा ने अपने व्यवसाय को और भी विस्तारित किया और अब वो एक प्रेरणादायक महिला उद्यमी बन चुकी है। उसने न केवल अपने सपनों को पूरा किया बल्कि अपने पिता को भी ये सिखाया कि जीवन में सम्मान, संतोष और सफलता सिर्फ धन और पद से नहीं बल्कि मेहनत, आत्मनिर्भरता और अच्छे मूल्यों से मिलती है। इस तरह एक छोटे से फैसले ने मनोरमा की आत्मा को मजबूत करके न केवल उसकी जिंदगी को बदल दिया बल्कि उसके परिवार में भी एक नई सोच और एक नई दिशा प्रस्तुत की। अब घनश्याम जी भी महसूस करने लगे थे कि असली धन और समाज में हमारी पहचान हमारे काम, प्रयासों और अच्छे स्वभाव से बनती है। धन होना अच्छी बात है, पर अधिक धन हो जाने से महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं कि परिवार के लिए सिरदर्द और परिचितों के लिए मजाक उड़ाने का जरिया भी बन जाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे प्रयास को सफल बनाइए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।